हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग 11th के शुरुआत करेंगे। कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान। आप सब लोग 10th पास करके 11th में आ चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो बाल मंदिर बाड़मेर आप लोगों के लिए इस कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स भौतिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा या स्टडी करवाऊंगा। बच्चों, 10th के बाद 11th में जब हम साइंस लेते हैं तो साइंस बायो हो या मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हमें पढ़ना पड़ता है। चाहे वो जीव विज्ञान हो चाहे वो गणित हो, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, फिजिक्स दोनों में कॉमन है। अगर हम बायोलॉजी लें तब भी हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लें तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और जिसकी हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्चुअली क्या है कि इस सब्जेक्ट में लोगों को भय लगता है, डर लगता है थोड़ा सा। क्योंकि इसको समझने की बजाय ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। रटने से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एग्ज़ाम में मिस्टेक्स भी होती है। और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से अक्सर डरते हैं, खास करके जीव विज्ञान के बच्चे। तो बच्चों, हम लोग इसको बड़े बेसिक से स्टार्ट से लेके चलेंगे और हम शुरुआत करेंगे इसकी फिजिक्स के बारे में। तो आज से हमारी पहली क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जो कक्षा 11th है उसका पहला चैप्टर जो है वो है, उस चैप्टर का नाम ही है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ये बेसिक है अपने आप में। यह पूरा इस चैप्टर का बेसिक, इस फिजिक्स का बेसिक है। इसमें क्या क्या हमें समझना है उसकी बात करेंगे। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस न के बराबर एग्जाम में आते हैं, पर हमें यह पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए कि यह फिजिक्स है क्या। ध्यान रखना, भौतिक क्या, भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। बच्चों, चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। और बड़ा बच्चों आराम से, आप स्ट्रेस मत लो, बड़े छोटे छोटे से अच्छे वीडियो से आपको बताऊंगा कि हमें क्या समझना है, कैसे क्या काम का है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात ये आती है, हम जब पहली शुरुआत करते हैं ना, उसमें हेडिंग है कि व्हाट इज फिजिक्स। बट इसको इंग्लिश में बोलो या इसको ऐसे लिखे, भौतिकी क्या है। डरने की बात नहीं बच्चों, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है हिंदी से। वैसे मैं ये तो जनरल में छोटी छोटी बात लिखी, भौतिकी क्या है या भौतिक विज्ञान क्या है, उसकी बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या बच्चों अक्सर। तो बच्चों, सिंपल सा बात ध्यान रखना, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास चारों तरफ प्रकाश के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा कि मैं मार्कर को छोड़ता हूँ नीचे गिरता है, या बिजली का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, या हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती है हमारे चारों तरफ, तारों के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये सारी घटनाएं, इनका संबंध भौतिक विज्ञान से है बच्चों। जितने भी इंसिडेंट हमारे बच्चों आसपास होते हैं, उन सब का जो संबंध है वो किससे है, भौतिकी से। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि भौतिकी का संबंध होता है प्रकृति के मूल नियम तथा उनके विभिन्न परिघटनाओं के अध्ययन से। ध्यान रखना, बड़ा आसान है। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा कि भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों। क्या लिखा बच्चों, भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा आसपास की विभिन्न परिघटनाओं के अध्ययन से है। बच्चों की परिभाषा नहीं है, मैं जनरल बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स है क्या। कि प्रकृति में बहुत सारे नियम हैं, नियम हम पढ़ेंगे, हमारे आसपास बहुत सारी परिघटनाएं होती है। तो फिजिक्स क्या करता है कि ये परिघटना क्यों हुई,
कैसे हुई और उसमें फ्यूचर में क्या होगा। ध्यान रखना 3 बातें बच्चों, ये एक तो हुई क्यों, वाई, पहले बोलते नहीं क्या क्यों, और हाउ यानी कैसे। जब भी कोई वैज्ञानिक है ना कोई घटना देखता है तो देखता है क्यों हुई और कैसे हुई, और फ्यूचर में इसका क्या होगा, भविष्य में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सारी स्टडी बच्चों फिजिक्स में आती है। तो ध्यान रखना भौतिक विज्ञान का मतलब भी हमारी प्रकृति के आसपास की घटनाएं, प्रकृति के मूल नियम, इन सब की स्टडी हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ध्यान रखना हमारे आसपास जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटना होती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मार्कर है, इसको छोड़ा तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। अब नीचे जब न्यूटन ने देखा ना कि पेड़ से क्या गिरा, सेब गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, उसके बाद हम लोगों ने क्यों गिरा, कैसे हुआ, उसके बारे में स्टडी की। अब मान लो कोई ये सवाल आए कि एक व्यक्ति है 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग से गया, एक बॉल को फेंका नीचे, तो वह बॉल नीचे किस स्पीड से टकराएगा, जमीन से किस स्पीड से टकराएगा, उसको जमीन तक आने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 मीटर की बिल्डिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गति के समीकरण लगाएंगे। ये समीकरण हमने पढ़े हैं, इनका डेरिवेशन किया, अब हम लगा के क्या कर सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी समस्याओं को क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना बच्चों आज के टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी में हम फिजिक्स के बहुत सारे उपयोग आज देखते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें फिजिक्स है। आपके पास LCD LED छोटे छोटे उपकरण आ गए, वहाँ पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। बड़े बड़े आजकल आपने देखा होगा मिसाइल्स वगैरह सब हो रहे हैं, ये मिसाइल्स के परीक्षण हो रहे हैं, बड़े बड़े एटम परमाणु बम आपने सुना होगा, ये सब जो परमाणु बम वगैरह ये सब फिजिक्स का पार्ट है। सारी फिजिक्स मतलब एकदम फिजिक्स, ये सारी की सारी फिजिक्स है बच्चों। तो ध्यान रखना है बच्चों। तो एक जनरल बात है बच्चों आपको कि फिजिक्स क्या है, तो कोई आपको बोले कि भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा आसपास की विभिन्न परिघटनाओं के अध्ययन से, ध्यान रखना। तो बच्चों ये पता होना चाहिए। और आज के समय में बच्चों फ्यूचर, आज के टाइम में फ्यूचर में हम ऐसा देखेंगे कि कुछ फिजिक्स के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हमारे चारों तरफ जितनी ऐशो आराम की वस्तुएं जो भी है वो सब फिजिक्स ही है। उन सब को समझने के लिए फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। एक बात है, बच्चों एक साइंटिस्ट है, ध्यान रखना, अभी यूएस अभी मतलब साइंटिस्ट है, था नहीं है। ऐसे तो फिजिक्स में बहुत सारे भौतिकी साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूटन हो गया, क्या बोल सकते हैं उसको, यंग है, और बहुत सारे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों को कोई कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट है अभी मिशियो काकू करके, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, अभी मतलब अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भौतिक विज्ञान के, इन्होंने बोला इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड या अटेंड द फ्यूचर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। अगर आप फ्यूचर भविष्य को जानना चाहते हैं आपको फिजिक्स को समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या कोट था इनका, इफ यू वांट, कोट क्या था इनका, इफ यू वांट to attend या understand the future then you have to understand the physics। आप बोलोगे सर इंग्लिश में लिखा है, उसने इंग्लिश में दिया, मैं समझाता हूँ ना, ये मत सर मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो कुछ बातें बता रहा हूँ। जनरली इंग्लिश टर्म्स आपको आने चाहिए, बहुत काम आते हैं। आगे मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग हो गया तो आपको ये इंग्लिश टर्म्स पता होने चाहिए। मैं एक ही लाइन बताऊंगा, ऐसा नहीं। क्या इफ यू वांट टू अटेंड या अंडरस्टैंड द फ्यूचर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। मतलब अगर आपको फ्यूचर जानना है तब आपको फिजिक्स को जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फिजिक्स को नहीं, मतलब अदरवाइज आप फ्यूचर में सक्सेसफुल, मतलब फ्यूचर की कुछ नई टेक्नोलॉजी
आपको कुछ करना है, नए आविष्कार के बारे में जानना है, नई चीज़ों के बारे में जानना है, तब आपको फिजिक्स को समझना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बिना उसके फिजिक्स हम लोग नहीं समझ सकते बच्चों, ध्यान। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, जनरल बात है बच्चों इतना। ये अब रिसेंटली मतलब एक साइंटिस्ट है, आप सर्च करना गूगल के ऊपर, मिशियो काकू कौन है, इसने काफ़ी सारी बुक्स दी है कि इन फ्यूचर इम्पॉसिबल विद फिजिक्स, विदाउट फिजिक्स, ऐसे बहुत सारी फिजिक्स, और इसने फ्यूचर के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई। फिजिक्स को फ्यूचर के साथ कैसे लिंक किया है कि फ्यूचर में फिजिक्स कितने काम का, उसके बारे में इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो आपको ध्यान रखना है, जनरल बातें वैसे कुछ एग्जाम में आने लायक नहीं है, ये मैंने फॉर ए जनरल, ये चैप्टर भी ऐसा ही है, जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको जनरल बातें पता होनी चाहिए, उसके बारे में ये आपको चैप्टर बताता है बच्चों, ध्यान रखना। तो पहला चैप्टर बच्चों यही है, कुछ ऐसा थियोरेटिकल जैसा समझने वाला इसमें नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, इसको मिटा देता हूं। बच्चों फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल है, दो एक नियम है, प्रिंसिपल क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत है। भौतिकी के दो सिद्धांत है जो बहुत जगह काम में आते हैं। भौतिकी के दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है बच्चों एकीकरण, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एकीकरण या यूनिफिकेशन। बच्चों ये सब ध्यान रखना, ये पहला एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं एकीकरण। दो सिद्धांत हैं, दोनों की बात करेंगे, दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है बच्चों एकीकरण, या जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफिकेशन कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ये नियम क्या कहता है कि हम बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करके एक नियम बनाएं, और वह नियम उन सभी घटनाओं पे लागू। बहुत सारी घटनाओं का क्या करें बच्चों, अध्ययन करें, और उनको अध्ययन करके एक जनरल नियम बनाना। जैसे आप लोगों ने एक 9th क्लास में चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पढ़ा बच्चों कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उनके बीच में आकर्षण वाले बल के लिए न्यूटन ने क्या दिया, एक नियम दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब बच्चों इस नियम से हम बहुत सारी बातें समझा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जब मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा ये कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा। ये इसी नियम से समझा सकते हैं। क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस नियम से समझा सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये जितनी भी बातें हैं वो इस नियम से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करना कि बहुत सारी घटनाओं का क्या करना, अध्ययन करना। उनको अध्ययन करने के लिए हम एक क्या करते हैं, छोटा सा नियम बना देते हैं। उस नियम से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी व्याख्या, घटनाओं की व्याख्या करते हैं। हम अलग अलग घटनाएं देखी, उन सब का अध्ययन किया, उन सब का अध्ययन करके हमने क्या दिया, नियम दिया। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखने का देखो, इसको लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे इसको, कि विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या, विभिन्न क्या लिखेंगे बच्चों, विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या कुछ नियमों के रूप में करना, नियमों के रूप में करना। मतलब भौतिक का एक ये मूलभूत सिद्धांत है। भौतिकी में हम लोग क्या करते हैं, मतलब भौतिकी में ये सिद्धांत बहुत काम में आता है। क्यों काम में आता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उन चीजों को पढ़ के हम लोग एक नियम देते हैं या कुछ नियम बनाते हैं, जिन नियमों से हम सारी चीजों को समझते हैं। जैसे आप देखोगे न्यूटन के नियम, तो न्यूटन के नियम से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पहला नियम हम पढ़ेंगे, 3 नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से बंदूक का चलना हम समझ सकते हैं, दौड़ना समझ सकते हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं कि हम नियम बना देते हैं, बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करके हम लोग क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन, या इसको कहते हैं एकीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफिकेशन, या क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, ध्यान रखना। तो बच्चों ये पहली बात है, ध्यान रखनी है। एक पहला नियम हो गया ये, इसको क्या बोलेंगे, एकीकरण, या इसको क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन। बच्चों दूसरा नियम है, उसको बोलते हैं न्यूनीकरण। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, दूसरा नियम उसको बोलते हैं न्यूनीकरण। ध्यान रखना बच्चों, दूसरा जो नियम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूनीकरण, और उसको बोलते हैं रिडक्टिकेशन। रिडक्टिकेशन, ध्यान रखना बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो दूसरा नियम है इसको क्या कहते हैं बच्चों, न्यूनीकरण, या इसको बोलते हैं रिडक्टिनिज्म। ये नया नाम है इसको, DIO, और क्या लिखेंगे बच्चों, NISM। इंग्लिश में नाम थोड़ा सा बच्चों ये याद रखना, ये कहते हैं इसको। इंग्लिश में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिडक्टिनिज्म कहते हैं इसको, ONISM। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कि हम लोग कुछ जटिल घटनाओं को सॉल्व करके सिंपल समझना। जटिल घटनाएं है ना, उनकी स्टडी करके छोटे छोटे भागों का अध्ययन करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरेटर, जनित्र, 10th क्लास में जनित्र पढ़ा बच्चों। एक था AC जनित्र, एक DC जनित्र, ये दो प्रकार के। हम क्या करते हैं, अगर मेरे को जनित्र को समझना है तो हम क्या करते हैं, इसका एक एक पार्ट लेते हैं। इसका क्या करते हैं, एक एक पार्ट लेके, एक एक भाग लेके उसकी स्टडी करते हैं कि जनित्र में क्या होता है, आर्मेचर होता है, दो बड़े चुंबक होते हैं, ब्रश होते हैं, रिंग होते हैं। तो हम इन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर उस चीज को क्या करते हैं, समझ पाते हैं। तो किसी बड़ी चीज को समझने के लिए छोटे छोटे भागों का, कि एक व्यक्ति चल रहा है, अब वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले उसकी टांगों की मसल का अध्ययन करेंगे। उस चलने में आंखों का क्या रोल है, बिना आंखों के दिखेगा नहीं, चल नहीं पाएगा। कानों का क्या रोल है। तो हम किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए उसके छोटे छोटे भागों का अध्ययन करके उसको समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनीकरण कहते हैं, ध्यान रखना। तो किसी जटिल निकाय के गुणों को अध्ययन करने के लिए उसके अवयवी भागों का अध्ययन करना। क्या लिखेंगे, किसी जटिल निकाय के गुणों का अध्ययन करने के लिए, गुणों का अध्ययन करने के लिए उसके अवयवी भागों का अध्ययन करना, उसके अवयवी भागों का अध्ययन करना। बच्चों देखो, ये बातें कहीं एग्जाम में काम में नहीं आने वाली, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको फिजिक्स समझनी है, एक एक चीज बेस को समझो। मैंने पहला जो चैप्टर है कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैं पहले चैप्टर का सार लिया है, एक एक चीज क्या क्या हमें पढ़ना है। आपको इसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर को देखोगे तो बुक का मतलब देखना मत, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। जो काम की है, जो समझ लायक है, मैं सारी क्लास में बता दूँ। ये नियम है, एकीकरण और न्यूनीकरण, यूनिफिकेशन या रिडक्टिनिज्म कहते हैं इसको। तो ये दोनों चीजें हैं कि क्या करना है, कि एकीकरण में क्या कहते हैं, विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या कुछ नियमों के रूप में करना। और न्यूनीकरण क्या होते हैं, जटिल निकाय के गुणों का अध्ययन करने के लिए उसके अवयवी भागों का क्या करना बच्चों, अध्ययन करना। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी हम बात करते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लो, ऐसे जनरल नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। आगे एक छोटी सी बात और करते हैं बच्चों। स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये इसको बोलते हैं भौतिकी का प्रयोजन। बच्चों ये कुछ शब्द है जो मैं लिखता हूं ना इंग्लिश में, क्यों लिखता हूं, क्योंकि वो थोड़े इजी है। आप बोलोगे स्कोप, स्कोप का मतलब क्या, आप पढ़ते हो कि सर हम फिजिक्स ले रहे हैं, इसका क्या स्कोप है, हम गणित ले रहे हैं, इसका क्या स्कोप है। तो स्कोप सब समझ में आता है, प्रयोजन समझ में नहीं आता है बच्चों। तो इसलिए ध्यान रखना, इसमें क्या है कि मतलब फिजिक्स कहाँ कहाँ काम में, किस रूप में हम इसको स्टडी करते हैं, इसके दो रूप हैं। ध्यान रखना, जब भी हम फिजिक्स के स्कोप की बात करेंगे, इसको दो रूपों में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं स्थूल रूप, और एक हम पढ़ते हैं सूक्ष्म रूप। बच्चों कितने रूप है, दो रूप।
इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको मैक्रोस्कोपिक। और इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ध्यान रखना बच्चों, अपने 11th-12th के अंदर इसमें ये दो भागों के रूप में पढ़ते हैं, कुछ पार्ट मैक्रोस्कोपिक और कुछ माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर हमें बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है तब हम लोग स्थूल फिजिक्स मैक्रोस्कोप की बात करते हैं, और छोटी छोटी चीजों को, परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में डिस्कस करना पड़ता है, छोटी छोटी चिप, सेमीकंडक्टर जो आप देखते हो ना आजकल लगे होते हैं मोबाइल के अंदर, छोटी छोटी आईसी वगैरह, तब हम लोग सूक्ष्म इस फिजिक्स की बात करते हैं। इसमें बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों इसमें हम लोग दो चीज अब खास करके पढ़ेंगे, ध्यान रखना। एक हम पढ़ेंगे बच्चों यांत्रिकी, दो नहीं चार चीजें बच्चों, चार अलग अलग भाग है इसके बच्चों, मैं आपको बताऊंगा। एक हम पढ़ेंगे बच्चों यांत्रिकी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? यांत्रिकी, ध्यान रखना। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों ऊष्मागतिकी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऊष्मागतिकी। बच्चों दो बातें, एक तो क्या पढ़ा? यांत्रिकी। दूसरा हमने क्या पढ़ा? ऊष्मागतिकी। तीसरा हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व। और चौथा हम पढ़ेंगे बच्चों प्रकाशिकी। तो जब भी स्थूल या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात आती है, चार अलग अलग ब्रांच हो गई। यांत्रिकी, ये भी भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है। ऊष्मागतिकी, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिक्स। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये चार बातें हमें पढ़नी है, जिसमें से ध्यान रखना बच्चों ये दो भाग है वो है 11th क्लास के अंदर, और ये दोनों पूरे के पूरे बच्चों का है 12th के अंदर। बताऊंगा मैं आपको सारे। इसमें बच्चों हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? परमाणुवीय भौतिकी। इसको बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। दूसरा पढ़ते हैं बच्चों नाभिकीय भौतिकी। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और तीसरा हम बात करते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं इसको अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो आते हैं ना वो 12th क्लास में है बच्चों, और ये जिसमें पढ़ते हैं इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। बच्चों ये फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच है जहां पे हम लोग बात करेंगे। आप नोटिस करो इस चीज में क्या हो रहा है, परमाणु छोटी छोटी, अगर छोटी छोटी बातों की स्टडी करनी है, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के आकार के, परमाणु बहुत छोटा होता है, नाभिक बहुत छोटा होता है, उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी स्टडी करनी है तो हमें ये फिजिक्स काम आएगी 12th क्लास में। और स्थूल बड़ी बड़ी बातों की बात, बड़ी चीजों को समझना है, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा के बारे में, प्रकाश के बारे में, इन सब का बड़े बड़े रूप में अध्ययन करना है तो इसको बोलते हैं स्थूल या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जिसमें ये दोनों भाग 11th में, ये 12th। ठीक है बच्चों, एक बार इस चार्ट को बना लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको आपने देख लिया होगा। अब बच्चों देखो मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स के बारे में। देखो सारी चर्चा तो हो नहीं पाएगी, स्टार्ट करता हूँ थोड़ी बहुत। हम बात करते हैं यांत्रिकी के बारे में। आपको 11th में क्या पढ़ना है बच्चों? यांत्रिकी। आपकी जो पहली बुक है मैकेनिक्स, देखो इसमें जो फर्स्ट बुक है ना 11th क्लास की, वो पूरी इसी में, जिसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा जब हम बात करेंगे गति के बारे में, मोशन के बारे में। ठीक है, मतलब अलग अलग गति के बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों गति के नियम, न्यूटन ने दिए लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों कार्य एवं ऊर्जा के बारे में।
कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, इन सब की स्टडी करेंगे। शक्ति की बात भी करेंगे, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। एक चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। किसकी बात करेंगे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स की पूरी बात करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड गति की, बड़े बड़े पिंडों की गति, उसको कैसे पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, वो भी इस मैकेनिक्स के अंदर आएगा। बच्चों हम लोग बात करेंगे दोलन गति के बारे में। किसके बारे में? दोलन गति के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इसके बारे में आएगा। तो बच्चों ऐसे और भी बहुत सारी बातें, वो सारी की सारी मैकेनिक्स के अंदर आती है। 11th के अंदर ये सबसे बड़ा टॉपिक है मैकेनिक्स, ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा हमने देखा था उष्मा गति की। क्या देखा था बच्चों? उष्मा गति की। ये भी 11th क्लास के अंदर है बच्चों। इसमें हम लोग बात करेंगे उष्मा गतिकी के नियम। किसकी बात करेंगे बच्चों? उष्मा गतिकी के नियम की बात करेंगे। दूसरा बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे अणुगति सिद्धांत, कि किस प्रकार गैसें अणुओं को रूप में कार्य करती है, उसकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस, केटीजी बोलते हैं इसको। तो बच्चों ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अगले लेक्चर में मैं इस चैप्टर का एक और लेक्चर बनाऊंगा जहाँ पे कुछ बातें और करेंगे बच्चों। ये जो चैप्टर है जो पहला वो थियोरेटिकली है, मैंने आपको समझाने के लिए, इसमें आपको कोई भी ऐसा टेंशन नहीं लेना, आप बेफिक्र रहिए। अगर आप अच्छे से लेक्चर्स देखेंगे, क्लासेस जब अटेंड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी। पढ़ना आपको पड़ेगा और मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगा अगर आप लोग अपना ध्यान देंगे। और बाल मंदिर में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको सारा कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करें। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का मकसद ये कि आपको समझ में आ जाए कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है ये। और अगर आप बायो और मैथ्स लोगे तो फिजिक्स आपकी बहुत काम की है, और ये फिजिक्स इन फ्यूचर आपको कहाँ समझनी है। क्योंकि बच्चों के मन में सवाल आता है, सर हम लोग पढ़ते हैं पर उसका उपयोग क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस भौतिक विज्ञान का उपयोग क्या है, क्योंकि भौतिकी का मतलब ये है कि हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं उनका अध्ययन करना। आज के समय में बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें जिनकी डिस्कवरी इस फिजिक्स के बिना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप वीडियोस को देखें। आपको लगेगा थोड़ा अटपटा थियोरेटिकल पोर्शन था, कोई बोलेगा सर क्या मजा नहीं आ रहा, तो ये स्टार्टिंग है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजे लेके हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग एक बार ज्वाइन करें और ज्वाइन करके रेगुलर रहें, आपको कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। और आप बाल मंदिर संस्थान में तो आपको बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को। मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पे हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, और आप बड़े भाग्यशाली है। हम लोग अपनी स्टार्ट करें ताकि आपको, हमारा यही मकसद है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आप घर नहीं बैठें। काफ़ी सारे लोगों ने 10th के रिजल्ट के बाद आराम से सोच लिया होगा, अब आप समझें, चीज़ों को पढ़ें और आप देखें आपकी लायक है नहीं। और बाकायदा अगर आप पढ़ सकते हैं तो सब संभव है, डर निकाल दो मन से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ आपको। थैंक यू सो मच बच्चों।